हेलो बच्चों। आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। उनका कुछ एग्जाम आने वाला है तो थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे। मोम बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, आज थोड़ा इसमें हुक्स लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं। हुक्स लॉ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल, वहां हुक्स लॉ काम करेगा। ठीक है, वहां हुक्स लॉ काम करेगा। कैसे? ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट? फोर्स अपॉन एरिया। वन मिनट। स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात की यूनिट की बात करूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो ये, इसको ही हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि यही चीज क्या है, ये है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, मान लीजिए डेल्टा एल चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसकी यूनिट होती नहीं है, ये होता है यूनिटलेस यानी डायमेंशनल लेस। डायमेंशनलेस भी बोलते हैं, डायमेंशनलेस भी बोलते हैं इसको। और इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, यानी कि यही क्या है, ये है। अब अगर आपने माइल्ड स्टील, एक मटेरियल होता है, उस पर अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर फोर्स लगाना है मुझे, और देखना है कि वो किस तरीके से बढ़ता है या घटता है, उसमें इलास्टिसिटी है या नहीं है, तो उसको कुछ ग्राफ ऐसा जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसे, और यहां से ऐसे करके जाएगा। ठीक है, यहां वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ये अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगी, यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाएगी। यहां तक वो हुक्स के नियम को फॉलो करेगा, सिर्फ यहां तक। कहां तक भला? यहां तक। ये इट मीन्स कि यहां स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। यहां तक, यहां तक जो स्ट्रेस काम करेगी या यहां तक जो स्ट्रेन होगा, मान लीजिए यहां जो है ये एच लिख लिया मैंने, और यहां ये एच लिख लिया, मतलब यहां तक की जो स्ट्रेन आएगी खींचने के बाद, और इतना फोर्स, और पर यूनिट एरिया हमने इतना फोर्स लगाया है, और मैं जैसे ही इस फोर्स को हटाऊं और वो वापस उसी कंडीशन में आ जाए, तब तो वो हुक्स के नियम को फॉलो करेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक रॉड ली, ये एक मैंने रॉड ले ली, मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगा दिया, और मैं इसको खींच रहा हूं। इसकी लेंथ जो है बेटे, इसकी लेंथ जो है एल है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही इसमें इस तरीके से चीजें होंगी, तो आप एक चीज समझेंगे, आप एक चीज समझेंगे कि जब इसको खींचा जाएगा ना, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा।
यानी लेंथ तो बढ़ जाएगी पर डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगी, डायमीटर घट जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं तो मान लीजिए डेल्टा एल बाय टू इधर और डेल्टा एल बाय टू इधर, ये बढ़ गई। तो टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ये बढ़ गई है। चेंज इन लेंथ स्ट्रेन क्या कहता है मेरा, स्ट्रेन कहता है बेटे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। वहां क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो ये चेंज आया है दोनों को जोड़ना है और अपॉन ये जो ओरिजिनल लेंथ इसकी रही थी उसका रेशो, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि लेटरल स्ट्रेन क्या आई है, लेटरल लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, तो वो होगी बेटे कि जो इसका ओरिजिनल डायमीटर था पहले, जो इसका ओरिजिनल डायमीटर ये जो इसका डायमीटर था और फिर ये घट गया है। यहां ये डेल्टा डी बाई टू इधर घटा और डेल्टा डी बाई टू इधर घट गया, कुछ चेंज हो गया है। ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, जो डायमीटर में चेंज हुआ है और अपॉन जो ओरिजिनल डायमीटर था उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये माइनस होती है क्योंकि चीजें घटती हैं, इधर बढ़ती हैं इधर घटती हैं। समझ में आया है। एक ये छोटा सा कंसेप्ट है। यहां लेंथ बढ़ रही है और डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। जहां चीजें घटेगी वहां लेटरल स्ट्रेन होती है, जहां चीजें बढ़ जाएंगी वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। इन दोनों के अनुपात को ही हम, इन दोनों के रेशो को ही पॉइजन रेशो बोलते हैं। लेकिन होता क्या है देखिए, पॉइजन्स रेशो जो होता है बेटे वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, इन दोनों का रेशो होता है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत जगह 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या चीज देखी है अभी, हमने हमने देखा था कि हमने एक हुक्स लॉ को लेके चले थे हम। हमारे पास एक हुक्स लॉ में देख रहा था, हुक्स लॉ के अंदर दो चीजें हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, पहली कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं उस पर कोई फोर्स लगाता हूं और वो खिंच जाए, किसी बॉडी पर मैंने, मान लीजिए इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया और ये पेन लंबा हो गया। जब ये पेन लंबा होगा तो इसका डायमीटर बेटे घट जाएगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। और जैसी लेंथ बढ़ेगी तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगी और डायमीटर घटेगा। इसका मतलब लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे और लेटरल, इसका डायमीटर कम हो रहा है, लेटरल स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी। लेकिन एक खास बात, हुक्स लॉ ये कहता है जैसे ही मैं वो फोर्स हटा लूं जो मैंने लगाया था और वापस मेरी बॉडी उसी ओरिजिनल शेप में आ जाए, दैट मीन्स कि हुक्स लॉ वहां पर काम कर रहा होगा। दैट मीन्स कि हुक्स लॉ काम कर रहा होगा यहां तक। ये लिमिट है, यहाँ तक ये यील्ड पॉइंट है। यहाँ ये यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट है। ठीक है, यील्ड पॉइंट यहाँ अपर अपर और लोअर पॉइंट होते हैं, यील्ड पॉइंट है ना। क्या आ रहा है यार, लिख क्या रहे हैं, आ क्या रहा है। ठीक है, पेन कोई और सिलेक्ट हो गया क्या।
चले, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे हमने क्या किया था। हाँ, हमने पोजीशन रेशियो निकाल लिया है। ये हमारा पोजीशन रेशियो आ गया है भाई, ये पोजीशन रेशियो है। ये पोजीशन रेशियो क्या है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, पोजीशन रेशियो क्या रहता है कि फॉर एनी मटेरियल कैन नॉट एक्सीड टू दी 0.5, फॉर एनी मटेरियल कैन नॉट एक्सीड टू 0.5। ये याद रखना, आप याद रखना। अगले उसमें लिख दें, ये लिख दें, अगले उसमें लिख लेते हैं। चलिए, जो म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू जो होगी फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी मटेरियल कैन नॉट एक्सीड, cannot exceed, cannot exceed to 0.5। इस चीज का याद रखना है। ये 0.5 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड, इसके लिए क्या वैल्यू रहती है हमारे पास, वो मैं लिख दे रहा हूं, अगर पूछी जाए कभी। 2.3, 0.2 से 0.3 रहती है। अब एक नई चीज देखते हैं, यहां तक ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब क्या होता है कि देखिए, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। अब फॉर्मूले पे चलते हैं, कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहां से रिमूव करना है, और यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहां एक कांस्टेंट अप्लाई होगा, कांस्टेंट अप्लाई होगा, और उसको हम इलास्टिक कांस्टेंट या यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, कैसे? देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं सिलेक्ट करके। ठीक है, अब यहां देखो, अब ये जो है, जो आपके पास फोर्स था, उसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। जो एरिया है उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। जो चेंज इन लेंथ है उसको मैं डेल्टा एल से डिनोट कर रहा हूं। जो ओरिजिनल लेंथ है उसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे। इसकी जगह इसको हटा दिया मैंने, तो हम कैसे करेंगे? इस एफ की, इस फोर्स की जगह एफ, इस एरिया की जगह ए, ये इक्वल लगा दिया मैंने, इसको हटा दिया, यहां लगाएंगे हम कैपिटल ई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला डेवलप हुआ है।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा आपके। यहां से हम कैपिटल ई निकालते हैं तो कुछ ऐसा निकल के आएगा अपॉन डेल्टा एल ए। ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला। और अगर इसकी यूनिट लिखनी हो बच्चे तो यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर या मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ये चीज आ गई है एक आपके पास। ठीक है, हो गया। एक और चीज देख लो अब आप। और अगर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको लगता है कि मुझे पॉइजन रेशो समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। पॉइजन रेशो के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि आपने ऐसे एक रॉड लगाई और उसमें एक वेट टंगा दिया। जैसे ही वेट टंगाएंगे तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा ना बच्चे, क्यों? आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम कुछ रिलेशनशिप लिख लेते हैं। कुछ कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है, के बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों ही चीजें क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें सिंपल पता है, जब हम हुक्स का नियम का फॉलो करते हैं तो ऐसा कुछ लिखते हैं और यहाँ हम इस तरीके से लगा लेते हैं और यहाँ हम फिर इसको इधर ले आते हैं, ये हमारे पास ई रहता है। ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। इस जगह क्या होता है कि G इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। अब ये फाई क्या आ गया, कोई नई चीज आ गई। इसको बोलते हैं बेटे शियर स्ट्रेस और इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि शियर स्ट्रेन कैसे आती है। इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ फिक्स है और यहाँ कोई एक बॉडी इस तरीके से रखी है और मैं इसको यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से निकल के आएगा। चलिए मैं आपको फिर ये बाद में बताऊंगा होगा क्या। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए। ये है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, मान लीजिए किसी टैंक का पानी या किसी का वॉल्यूम 5 वॉल्यूम कैसे हुआ, मीटर क्यूब था। अब या तो वो 5 से बढ़ गया 8 हो गया या 5 से घट गया 3 हो गया, तो जो भी वेरिएशन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। क्या होगा ये, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। ये तीनों के फॉर्मूले हैं। ये तीनों के फॉर्मूले आपको बिल्कुल फिंगरप्रिंट पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। कई बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, ये कई बार पूछे जाते हैं। अब इनके इस तरीके से फॉर्मूले नहीं पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में। इन तीनों के बीच में एक नंबर में आ भी जाएगा कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप क्या है वो भी देख लेते हैं, चलिए।
सबसे पहले हम देखते हैं E एंड G के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वो है 2G और 1 प्लस म्यू। जानते हैं ना म्यू क्या है, मैं बता चुका हूं। म्यू आपका पोइजन रेशियो है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। ये है। एक और चीज है, E एंड K में रिलेशनशिप क्या है। तो E एंड K में जो रिलेशनशिप है बेटे, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, आपको पता है ये पॉइजन रेशो है। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस है, या मॉड्यूलस ऑफ बल्क बोल सकते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस है, और ये क्या है, यंग मॉड्यूलस है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब आपकी कुछ बुक्स में मैं बता दूं आपको कि जो म्यू है उसको 1/m से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में। अब ये तो हो गया ई और के बीच में, और ई और जी के बीच में। और भी दो रिलेशनशिप हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनको आप लिख लो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 kg अपॉन 9 kg। कैसे याद रखोगे आप, 9 किलो, 9 किलो और 3 kg, 3 kg ऐसे रखना। 9 kg अपॉन 3 kg, लेकिन बीच में यहाँ प्लस है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ ई है। ठीक है, ये याद रखना आपको, 9 kg अपॉन 3 kg, 9 kg अपॉन 3 kg, 9 kg अपॉन 3 kg, लेकिन नीचे वाले में यहाँ प्लस लगा देना है बस। ठीक है, मुझे लगता है अब याद हो जाएगा। ये एक रिलेशनशिप है, कई बार पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और एक और चीज है, एक और रिलेशनशिप है, उसको भी देख लो। एक होता है कि आप पॉइजन रेशो बराबर लिखते हैं कि 3:2, ऐसे लिखो याद करने के लिए। कैसे लिखो, 3:2:6:2, 32:62। कैसे याद रखोगे आप, 32:62, 32:62, कैसे, 32:62। और आएगा यही केजी। यहाँ के लिख लो, यहाँ के लिखो, यहाँ जी लिखो, यहाँ जी लिखो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ प्लस लगाओ, बस। ठीक है, मतलब कैसे किया मैंने, कैसे लगाया बेटे, दोबारा से करते हैं, चलो। मुझे लगता है कि याद नहीं हो रहा होगा। देखो, मेरा ये ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है कि 32 लिखो फिर 62 लिखो। ठीक है, ये कर दो, ऊपर माइनस लगाओ, इधर प्लस लगाओ। अब यहाँ लिखना है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ केजी लिखना है बस, केजी, बस काम खत्म हो गया आपका। इतना इजी किसी ने नहीं याद दिलाया होगा आपको, ये मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है, देखो याद रखना है, केजी को तो याद रखना ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ 9 kg है, 3 kg, बीच में के और जी के बीच में प्लस, यहाँ 32/62 है, और बीच में यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है ये बेटे। तो ये कुछ रिलेशनशिप हो गए जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अमूमन। और क्या पूछा जा रहा है मैं देख ले रहा हूँ। यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन पूछ रहा है,
बताइए, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको रफ कर दें, रफ कर देते हैं चलो, या फिर चलो हटाओ। अब वो बोल रहा है कि स्ट्रेन की यूनिट पूछ रहा है, बताओ स्ट्रेन यूनिट। अरे इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप खुद एक चीज समझो कि अगर कोई बॉडी है, मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया मैंने, और ये एरिया है उसका, ये एरिया है, ये एरिया डी है, सॉरी ये डी है डायमीटर। तो क्या होगा कि जब इसमें खींचेगा तो ये एल है, तो डेल्टा एल बाय टू इधर खींच गई, डेल्टा एल बाय टू इधर खींच गई। ठीक है, ये हो गया। पर अगर ये एल मीटर या मिलीमीटर में है, मान लीजिए मिलीमीटर में है, तो ये भी तो मिलीमीटर में ही होंगी जो बढ़ेंगी। यानी कि अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखूंगा बच्चे, तो ये भी तो मिलीमीटर में ही लिखना पड़ेगा मुझे। तो यूनिट कहाँ पड़ेगा? तो ये तो डायमेंशनल लेस हो गई ना। क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। तो ये लिखना है इसमें। और क्या पूछ रहा है भाई? और क्या पूछ रहा है? हाँ, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ आपको, शायद ये बहुत उसमें पूछी जाती है आपके उसमें। ये बोल रहा है आपके यहाँ कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, फॉर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सेक्शन is rectangular section is tau average, tau maximum। तो कितना होगा? ये होता है बेटे, दूसरे कलर से लिखेंगे, दूसरा कलर, हाँ, 3/2 याद रखना है। आप ये चीज समझ रहे हैं? अगर वो रेक्टेंगल की बात करेगा, किसकी? रेक्टेंगल की बात करेगा भाई। अगर वो रेक्टेंगल की बात करेगा तो की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मैक्सिमम इक्वल टू 3/2 एवरेज शियर स्ट्रेस। ये एक्चुअली शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ये फॉर्मूला होगा, वहां पर शियर स्ट्रेस जो होगी एवरेज की इतने टाइम्स होगी। ये तो तब है बेटे जब ये आपके पास रेक्टेंगल हो, इसलिए कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। जब सर्कल होगा ना, तो जब सर्कल सेक्शन होगा तब क्या होगा? तब देखते हैं क्या होगा। तब हो जाएगा बच्चे टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज। ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ 3/2 है, इट मीन्स कि यहाँ ऐसा भी आ सकता है कि ये 1.5 कह दे आपको टाउ एवरेज, और ये भी कह दे कि 1.33 टाउ एवरेज, इसको डिवाइड करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। ठीक है, और क्या है आपका?
सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस देख लेते हैं। सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस देख लेते हैं। तो ये सेक्शन मॉड्यूलस पूछ रहा है आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है ये। ठीक है, या cg से डिस्टेंस मान लो आप, यही है। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर बोले ये आपको कि सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होगा, किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होगा, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका क्या बोलते हैं, सर्कल का पता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अलग अलग सेक्शन के लिए पूछेगा आपसे वो, तो हम अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। एक तो ये बना लेंगे, और एक सेक्शन बना लेंगे हम, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे। ठीक है, और कोई भी है क्या, नहीं है। चलिए देखिए, अगर रेक्टेंगल है, या मान लीजिए ये, इसका डायमीटर जो है ये आपके पास डी है। अगर मैं कहूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई बाय 64 डी की पावर 4। जैसे अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो कितना होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्यों, अगर इसका डायमीटर डी है तो। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो ये होता है पाई बाय 64। ठीक है, और एक चीज और देखो, ये जो अगर ये बिल्कुल जमीन पे रखा है इस तरीके से, ये वाली डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस देख रहे हो आप, दिखा रहा हूं आपको, यहां से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है ना भाई, ये वाई है, ये इसका सी जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा भाई, अगर मैं अभी पहले सर्कल के लिए कर रहा हूं, किसके लिए, सर्कल के लिए, तो क्या करेंगे भाई, सर्कुलर सेक्शन के लिए, किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आई कितना हो गया, पाई बाय 64 डी की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, डी बाय 2, आधा हो जाएगा ना उसका, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डी बाय 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इससे इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ 32 आ जाएगा, ये डी ये घटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आ जाएगा आपके पास पाई बाय 32 डी क्यूब। ये तब है जब आपका सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, जब आपका सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए z की वैल्यू है ये। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला हो तो इसको रफ कर देते हैं। चलिए चलिए भाई, साफ हो जाइए यहाँ से, ये साफ हो जाओ। हाँ, चलो, अब हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए हमको क्या करना है, अब ऐसे, सॉरी, इस तरीके से और इस तरीके से, यहां से लेके, ये पेन इतना मोटा कैसे हो गया यार, ओहो, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। हम्म, ये है,
इस तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है भाई, ये जो डिस्टेंस है भाई, ये b है और ये d है। ठीक है, मान लिया ये मेरे पास मैंने b ली है और ये मैंने d ली है। ठीक है, ये इसका सी जी पॉइंट है। क्या है ये इसका सी जी पॉइंट है। अब अगर आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी पता है, हो सकता है पता हो, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके लिए कितना होता है? होता है बी डी क्यूब बाय 12। बी डी क्यूब बाय 12 होता है। आप मेरी वीडियो ना एक बार मेरे चैनल पे आप वापस आना और वहां आप कुछ चीजें देखना कि वहां आपको कुछ चीजें मिलेंगी, पीछे जाना आप, उसमें शायद मिल जाए आपको। किस में मिलेगा ये? आपको मिलेगा अप्लाइड मैकेनिक्स में भी मिल सकता है, आप देखना वहां पे शायद मिल जाए। चलिए, और खासकर ई के और जी में जो रिलेशनशिप निकालते हैं वो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, सोम में मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाना, आप वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब यहां लगा देंगे। चलो, ये कितना है आपका बी डी क्यूब बाय 12 है, और ये कितना हो जाएगा बेटे? डी बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, डी बाय 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी बाई 2? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डी बाई 2 है और ये ही मेरी वाई है। ये मेरी क्या है? वाई है। ये न्यूट्रल एक्सिस कह लो इसको चाहे तो, चाहे आप इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन कह लो। तो ये डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा भाई। तो ये बी डी स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगल के लिए, और उसके लिए मैंने बता ही दिया आपको, सर्कुलर के लिए। ठीक है, और क्या क्या है आपके पास कुछ और इम्पोर्टेंट? हाँ है, और at section where shear force is zero, the bending moment is maximum. Section modulus of राउंडेड सेक्शन, जो सर्कुलर सेक्शन बोल रहा हूँ मैं, राउंडेड सेक्शन है। ठीक है, राउंडेड भी बोल सकते हैं आप, राउंडेड सेक्शन या सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, एक ही चीज है, मैंने बता दिया आपको। अब वो बोल रहा है इन द सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज एट मिड पॉइंट। और कहाँ होगा? मिड पॉइंट होगा, देखिए। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टी पूछ रहा है, इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पूछ रहा है आपसे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वही होता है जहां शेयर फोर्स अपना साइन बदलता है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है जहां। और आपसे पूछ रहा है, हाँ एक और है, ये बोल रहा है कि पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आप ब्रीफली बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, अप्लाइड मैकेनिक्स में जाना आप, वहां आपको मेरी ये थ्योरम बहुत अच्छे वाली मिल जाएगी, मैं बता रहा हूं। शायद अप्लाइड मैकेनिक्स में जाना आप, वहां पर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखना और वहां ब्रिजेश डहरवाल लिख देना। पैरेलल एक्सिस, बस इतना लिख देना। गूगल में ये लिखो, मैं वहां मौजूद हो जाऊंगा, वो आप कर लेना, वहां से मिल जाएगा आपको।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, ये भी करा देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और देखिए पूछ रहा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट। अरे वेरी गुड, पर इसमें कुछ साफ सा दिख नहीं रहा है। चलिए करते हैं। सपोर्ट है चलिए, और कुछ भी है क्या इसमें? चलिए ठीक है। अब मैं एक इसमें क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी बनाते हैं। अब आपके लिए एक नई चीज लाते हैं। अब हम शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी बनाएंगे। ये आपके पास शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी में आएगा। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, पिछले साल शायद आया होगा, ये अनसोल्ड है, देखिए आप। और ये कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है बेटे, ये कैंटिलीवर दिया है आपको और यूडीएल के साथ दिया है। पॉइंट लोड भी है बेटे इसमें, एक कितना है, 2 किलो न्यूटन दे रखा है। और क्या दिया है बेटे इसमें, इंटेंसिटी दे रखी है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर दे दिया बेटे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे दिया है, कितना है 0.5 मीटर दे दिया है बेटे। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, ये सॉल्व करना है, लो अभी कर देंगे इसको सॉल्व, तो हम कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा था आपको, इसके अलावे एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका। एक मैं आपको और चीज करा देता हूँ छोटी सी। चलिए इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए करते हैं। चलिए अब इसमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये बोल रहा है कि इसमें एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा कभी ठीक है, ठीक है, और ये है यूडीएल। जब भी आपके पास यूडीएल गिवन हो, जब भी यूडीएल बेटे गिवन हो आपके पास, तो आप क्या करेंगे, पहले तो यूडीएल को आपको कन्वर्ट करना होता है पॉइंट लोड में। ये आप समझ जाओ कि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग बीम हो, कोई भी वटेवर कोई भी बीम हो, सबसे पहले आपको जो भी आपको यूडीएल दिया है, यहाँ दिया है ना, ये दिया हुआ
ये यूडीएल जो दिया है इसको सबसे पहले आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। एक पॉइंट लोड तो यहाँ गिवन है, ये 2 किलो न्यूटन का, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी दी है मेरे पास 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसकी यूनिट समझो, आप बेटे इसकी यूनिट समझो। ये यूनिट में क्या कह रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह रहा है। इसका मतलब ये फोर्स तो है ही नहीं, ये तो इंटेंसिटी है, फोर्स कैसे बनेगा, है ना। सॉरी, ओहो मीटर है, मीटर मीटर स्क्वायर थोड़ी है ये, मीटर स्क्वायर थोड़ी। हाँ तो देखो, यहाँ देखो ये मीटर कह रहा है, अब ये किलो न्यूटन पर मीटर कह रहा है। अब इस इंटेंसिटी को कैसे मुझे फोर्स में कन्वर्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटे, जितनी भी लेंथ पर मेरा फोर्स काम कर रहा है ना, सॉरी इंटेंसिटी काम कर रही है, जितनी लेंथ पर, मान लीजिए ये मेरी एक लेंथ है जिसपे यूडीएल दिया है टोटल, और इस पे इंटेंसिटी दी है 1.5, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ की जो इंटेंसिटी दी है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। कितनी दी है यहां से लेके यहां तक, ये दी है 2.5। कैसे, टू तो ये हो गई क्योंकि यहां से लेके यहीं तक दे रखी है पूरी, तो 2 ये हो गई, 0.5 ये होगी, 2.5 हो गया। ये भी मीटर में ही है, कुछ अलग तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे ना बेटे, हम उठा के इस मीटर को मीटर से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 5 7, 15 दूनी 30, और 7 37, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इतना किलो न्यूटन, ठीक है, इतना किलो न्यूटन आ रहा है। यानी कि अब एक चीज समझो आप, पहली बात तो आपने कन्वर्ट कर दिया आपने इंटेंसिटी को लोड में कन्वर्ट कर दिया, यहां कर दिया आपने। इसके बाद, करने के बाद करना क्या है, जितनी लेंथ पे, ये पूरी लेंथ पे दी गई थी ना, उस लेंथ का हाफ करना है अब आपको। पूरी लेंथ कितनी थी, पूरी लेंथ कितनी है 2.5, इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 1.75, यही होगी, नहीं ये होगी, ये होगी 1.25, ठीक है 1.25, ये नहीं होगी 1.25 होगी। तो 1.25 पे यहां पर ये 1.25, ये 0.5, ये हो गया। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये डिस्टेंसेस मैनेज किया है, सिर्फ डिस्टेंस मैनेज किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है बेटे। और ये सब अब मैं हटा दे रहा हूं। इतना अगर समझ में अगर आपको आ गया है तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको, चलो ठीक है, ये दोबारा से कर लेते हैं हम एक बार। यहां देखो बेटे, यहां देखो, मेरे पास एक कैंटिलीवर है और उसमें एक यूडीएल गिवन है, ये यूडीएल है, ठीक है। एक उसने मुझे यहां, ये मुझे एक पॉइंट लोड भी दे दिया है उसने यहाँ, ठीक है। ये दिया है मुझे, कितने का पॉइंट लोड दिया है बेटे, दिया है 2 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे दिया है। और इसमें इंटेंसिटी कितनी दी है, 1.5 किलो न्यूटन मीटर की इंटेंसिटी दी है। सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, कि जितने पे इंटेंसिटी दी है
ये पूरी जो है ना बेटे, यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है ये 2.5 है, क्योंकि यहां तक की उसने गिवन दी है आपको। ये कितना दिया है? 0.5। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने पे ही काम कर रहा है, ये तो इसका मतलब ये है कि ये लोड इस एंड से इतनी दूरी पर लगा है। ठीक है, ये इंटेंसिटी तो पूरे पे ही काम कर रही है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी को कन्वर्ट करना है किसमें? फोर्स, सॉरी लोड में। किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले? किसमें कन्वर्ट करना है? लोड में कन्वर्ट करना है। इंटेंसिटी को लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी इंटेंसिटी होगी उसके साथ लेंथ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जितनी लेंथ पर वो काम कर रही है। ठीक है, तो देखो 1.5 इंटू कितनी है? 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7, इतना आ जाएगा 3.75। और फिर ये वाली जो 1.5 ये जो इंटेंसिटी है ये हटेगी यहां से। नया फिगर कैसे बन जाएगा? देखो, नया फिगर बन जाएगा बेटे। नया फिगर कैसे बनेगा? अब नया फिगर कैसे बनेगा? अब मैंने वो हटा दिया है, अब एक यहां पर लगेगा, और वो 3.75 था जब मल्टीप्लाई करने के बाद इतना किलो न्यूटन आया, और वो बिल्कुल इस पूरे के आधे पे लगेगी। इस तरीके से ये हो जाएगा 1.25। देखो 1.25 हो गया, 1.25, ये 0.5 था, तो यहाँ कितना बचेगा? इतना बचेगा, 0.75। ठीक है ना? 0.75, करेक्ट। अब क्या करना बेटे? अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया। अब मान लो इस, अब ये बना है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है हमने। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन ABC। ठीक है, ए, सॉरी, ए, देन बी, देन सी। ये पॉइंट तो था ही, ये कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन यहां मैंने डी कंसीडर कर लिया। इसमें कोई ये वाला कोई पॉइंट लोड है नहीं, लेकिन मैंने बनाया है इसको सॉल्व करने के लिए। बनाया है नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब इसमें जो SFD है या BMD है, वो क्या होता है वो समझने की बात है, SFD और BMD की। तो SFD और BMD कैसे करते हैं बेटे? देखो, हमने क्या करना है बेटे, इस चीज को समझना है आपको कि हमें हमें क्या करना है बेटे, कि इसके हर एक पॉइंट पे जाना है। मुझे इसके हर एक पॉइंट पे जाना है, यहां पर भी जाना है, B पर, C पर, D पर, A पर, और वहां शियर फोर्स देखना है उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड। मान लो शियर फोर्स एट B के राइट साइड, शियर फोर्स एट B लेफ्ट साइड, कितना फोर्स होगा हम देखो इससे इधर तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो अपने आप ही जीरो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इससे इधर आना है आपको। जब इससे इधर आओगे ना बेटे, तो आप अपने आप को यहां पाओ। आप यहां हो, आप सी पर नहीं हो। आप बी से इधर आ रहे हो लेकिन सी पर नहीं हो, और आप यहां आके देखते हो उसके इधर को। अच्छा कितना है? कुछ भी नहीं, 0 किलो न्यूटन। जरा गौर से देखो, यहां तो लोड, इससे इधर आओ, आप सी पर नहीं आना है। सी से पहले तक देखना, कोई लोड दिख रहा है? नहीं। सी से उधर देख रहे हैं तो भी कोई लोड नहीं दिख रहा, ठीक है। नहीं सॉरी, बी से इधर देख रहे हैं कुछ नहीं, बी से इधर देख रहे हैं कुछ नहीं। अब अगली कंडीशन क्या है? शियर फोर्स एट सी से राइट साइड में देखो तो है ही नहीं, 0 किलो न्यूटन, कुछ भी नहीं है इधर, है कुछ नहीं है। फिर शियर फोर्स सी से इस तरफ चलेंगे, इस तरफ। अब एक चीज समझनी है बच्चे, कि सी यहां तक जाना, आपको डी पर नहीं जाना।
डी से यहाँ खड़े होके देखना है कितना लोड आया, तो यही आ रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, इतना किलो न्यूटन आ रहा है। अब शियर फोर्स एट डी से इधर चलेंगे, तो जब डी से इधर जाएंगे तो यही चल रहा है, 2 किलो न्यूटन है माइनस का। ठीक है, अब डी से इधर आ जाएंगे, यहाँ ए पर नहीं, ए से पहले एस एफ डी से इधर चलेंगे, तो एक तो ये लोड है और एक ये लोड है, दोनों ही डाउनवर्ड है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.75 माइनस में इतना किलो न्यूटन। ठीक है, ये दोनों ही लोड माइनस में जा रहे हैं। अब इस तरफ क्या लोड लग रहा है, ए से इधर, एस एफ ए से इस तरफ जाएंगे तो इतना ही लगेगा। ठीक है, 5.75, जब ए से इधर जाएंगे तो यही लोड काम करेगा, 5.75। अब ए से इधर जाएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, एस एफ ए से इस तरफ जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। देखो मुझे लग रहा होगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर दोबारा बता देंगे दूसरी वीडियो में, अभी आप इस चीज को यहाँ समझ लो, इस तरीके से हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटे, इनको सबको प्लॉट करना है, सिर्फ प्लॉट करना है, इन वैल्यूज को मुझे प्लॉट करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं प्लॉट। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ऐसे पॉइंट बनाया और एक लोड ये लग रहा है मेरा, एक लोड मेरा ये लग रहा है और एक लोड मेरा ये लग रहा है, इसका एंड पॉइंट है ये। सबके प्रोजेक्शंस नीचे गिराने बच्चे, एक है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये ए पॉइंट है बेटे, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी। डी है नहीं, मैंने सिर्फ मान रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, एक चीज और समझनी है कि मैंने एक यहाँ ये लाइन डाल दी है और ये वो लाइन है जहां जीरो शियर फोर्स है, जहां शियर फोर्स जीरो है, वो लाइन है। ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी है, ये और ये बी है। डी तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहां देखो, बी पर कितना है, 2 पॉइंट है। बी पर मेरे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। एक तो जीरो है और दूसरा भी जीरो है। उसके बाद आप सी पे गए, सी पर भी जीरो है। उसके बाद सी पर -2 भी है, तो मान लीजिए मैंने -2 इधर लगा दिया, क्योंकि इस लाइन के नीचे माइनस है और इस लाइन के ऊपर प्लस है। ठीक है, फिर डी पर जाएंगे तो इधर -2 दिखा रहा है, फिर डी में ही माइनस के 5 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, ए में भी -5 दिखा रहा है और फिर ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी एक चीज बताई है कि डी पॉइंट तो बेटे है ही नहीं, सिर्फ एनालिसिस के लिए ही हमने उसको बनाया था, सिर्फ एनालिसिस के लिए हमने उसको बनाया था। तो अब हम सिर्फ इस लाइनों को मिलाएंगे, एक तो ये हो गई, एक बेटे ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट है नहीं हमारे पास, एक ये हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला जो फिगर बन रहा है ना, ये वाले पॉइंट है नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। अब लास्ट में हम इनको इरेज करेंगे कैसे, यहां देखो, इसको हटा देंगे यहां से,
ऐसे, इसको हटा देंगे ऐसे, इसको हटा देंगे ऐसे। अब आप एक चीज समझो कि ये बना है आपका क्या, शियर फोर्स डायग्राम बना है ये आपका। अगर मुझे इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी देखो आप। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, वो देख लो आप। अब इसमें एक खास बात क्या होता है, एक आसान चीज ये है बेंडिंग वाले में, कि मुझे बेंडिंग में मुझे मूवमेंट लेना नहीं पड़ता, नहीं मुझे दोनों तरफ मूवमेंट एक ही तरफ लेना होता है। एक एक पॉइंट आएगा, जैसे बेंडिंग मूवमेंट एट बी, यहाँ जीरो है इस पॉइंट में। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट सी, अगर मैं सी लूंगा तो इधर ये भी जीरो ही है। और बेंडिंग मूवमेंट एट डी लूंगा, जब जब यहां लूंगा तो ये वाला पॉइंट घुमाएगा। और जब मैं यहाँ मूवमेंट ले रहा हूं तो क्लॉकवाइज में प्लस ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस ले रहा हूँ। तो ये जो इधर को घुमाएगा 2 × 0.75, ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट ए मैं निकालूंगा अगर, तो क्या होगा कि ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 राइट, एंड प्लस 3.75 इंटू कितना 1.25। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं इसको। 2.75, ये आ जाएगा आपके पास 1.5, और ये आ जाएगा 4.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये आ गया, और प्लस 4 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 8.6875। ठीक हो गया। यहां पर ये सब यूनिट कितनी हो जाएगी, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। इस चीज को समझा, अगर आपने अगर नहीं समझा है तो मेरी पुरानी वीडियो देखना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिया है। यहाँ पर भी सेम हमने ऐसे ही प्लॉट कर देने हैं सारे वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ एक डी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए बी पर तो जीरो है, ठीक है, सी पर भी जीरो है, उसके बाद डी पर वैल्यू आई है, और उसके बाद ए पर भी वैल्यू आई है। ए पे कितनी है 8 पॉइंट, और ये प्लस की है, ऐसे करके प्लस की वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, क्यों, चूंकि चूंकि ये यूडीएल है, यूडीएल का केस है, तो हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। ये सीधा आएगा यहाँ, और यहां से ये ऐसे करके टर्न लेगा, ये इसका ऐसा व्यू बन जाएगा इस तरीके से। ये इसका बीएमडी बन गया है, बीएमडी बना है ये इस तरीके से इसका बीएमडी बना है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, चलिए। थोड़ा सा मतलब है तो बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन हो सकता है नई वीडियो बनाएंगे तब उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए। अब एक है स्ट्रेन एनर्जी, मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। स्ट्रेन एनर्जी ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहली बात, एनर्जी से क्या समझ में आता है, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम यहाँ इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फोर्स कौन सा लेंगे, फोर्स वो लेंगे जैसे हमने स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहां से फोर्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू
एरिया। ठीक है, लेकिन एक और खास बात याद क्या रखनी है कि यहां ये डिस्टेंस जो लेंगे वो चेंज इन लेंथ लेंगे। जितनी वृद्धि होगी, जब हम किसी बॉडी पर काम करेंगे ना, उसमें खींचेंगे, खींचना मेरा काम ही तो हुआ, काम करना ही तो हुआ, तो उसमें इतना चेंज आ गया मान लीजिए। और फोर्स में एवरेज लूंगा। फोर्स क्या लूंगा मैं? एवरेज लूंगा। फोर्स मैं एवरेज लूंगा, फोर्स एवरेज। अब यहां देखो कैसे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास एनर्जी, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी की ही बात करूं, लो स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम कैसे करेंगे देखो, आ, बल गुणा दूरी होती है, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो कैसे करेंगे, आपको याद करने के लिए, अदरवाइज तो तरीके बहुत हैं। यहां एवरेज फोर्स लेना है, एवरेज फोर्स यानी F/2 इनटू ये डिस्टेंस, यानी हम यहां इसको ये ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो F है, F यहां से निकालना है कि स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है। तो यहां आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, यस और नो, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां तक तो हम आ ही गए, बहुत आसान है, सिंपल है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, एवरेज फोर्स लिया। चलो ये दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। देखो, हमने स्ट्रेन एनर्जी के कंसेप्ट को वर्क से समझा, चूंकि वर्क भी एक एनर्जी है, और फोर्स इनटू डिस्टेंस से हमने समझना है। अब यहां मैं एनर्जी इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्ट्रेन एनर्जी को, और फोर्स में एवरेज ले रहा हूं। दो फोर्स हैं, उनका एवरेज ले लिया मैंने, और चेंज इन लेंथ आया मान लीजिए मेरा डेल्टा एल। ठीक है, कहानी सारी वही है कि अगर मैं यहाँ कोई एक बॉडी को लटका दूं, ठीक है, और उसका डायमीटर जो है वो डी हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर वेट लगाऊं और इसका डायमीटर घट जाए, इस तरीके से हो जाए, उस केस में यहाँ पर ये एल था और ये डेल्टा एल हो जाए, तब क्या होगा? तब की स्थिति है ये। उस स्थिति में हमने देखना है क्या करना है ना। चलिए, तो चलिए, अब हमने क्या करना है, देखो यहां हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो फॉर्मूले हैं देखो। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा होगा, जब मैंने अभी हुक्स का लॉ पढ़ाया इसी में ही, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और मैं यहां बता रहा हूं, देखते रहो, ये ई आ जाएगा, यहां आ जाएगा ये, अब ये आ जाएगा एफ अपॉन ए, और ये आ जाएगा ई, और ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। यहां से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ एल अपॉन ई ए आ जाएगा, सही आ जाएगा। ये यहां लगा देना, ये दोनों फॉर्मूले यहां लगाने हैं आपने, और कुछ नहीं करना। एफ का क्या आ जाएगा? ये इंटू ए
अपॉन 2 इंटू, सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला यहाँ याद रहता है, असल में ये एवरेज स्ट्रेस के थ्रू निकलता है। एवरेज स्ट्रेस, एवरेज, अगर मैं यहाँ एवरेज लिख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा निकलता है और ये आ जाएगा आपका डेल्टा एल कितना है भाई, अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, लिख ही लेते हैं हम इसको, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे लिख लेंगे तो हम यहाँ एफ एल की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा एफ एल सिग्मा एल अपॉन ई, बस। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू ए इंटू एल। आप इस चीज से समझ रहे हैं क्या हो रहा है, आप इस चीज को समझो क्या है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर वॉल्यूम को दिखा रहा है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम को दिखा रहा है इस तरीके से ये, तो हम इसको लिख देंगे U इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे, और यही मेरा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, यही मेरा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। इतना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है मेरा, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है ये, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है ये है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। एक चीज ध्यान रखना होता है बस इसमें, कि आपका एवरेज स्ट्रेस जो आप लेते हैं वो लेंगे तो ही काम करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ रेजिलाइंस या मॉड्यूलस ऑफ रेजिलाइंस कई बार पूछता है आपसे, प्रूफ रेजिलाइंस क्या होता है और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलाइंस क्या होता है। चलिए उस कंसेप्ट को भी लिख लेते हैं अब हम। ठीक है, प्रूफ प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। देखो, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना स्ट्रेन एनर्जी का, क्या निकाला, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 इंटू वी, यही तो निकाला, यही मेरा फॉर्मूला है यार, ये निकाला ना मैंने। अब कुछ नहीं करना, यहां मैक्सिमम अगर लगा दोगे आप, वहां एवरेज को लेके चले थे आप, और ये वॉल्यूम है, तो ये प्रूफ रेजिलाइंस का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अगर आप प्रूफ रेजिलांस को लेकर तो चलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलांस जो होता है वो यूनिट वॉल्यूम पे काम करता है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पे काम करेगा तो सिर्फ इतना रह जाएगा, वॉल्यूम हट जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, एक चीज और छूटी, इसमें तो ई आया होगा ना भाई, जब आपने फॉर्मूला बनाया होगा यहाँ ई आया होगा, ये ई है, इससे पहले वाले में देखना आपने ई, हो सकता है मैं कहीं ई भूल गए होंगे तो वो ई लगा लेना वहां पे। ठीक है, इतना आ गया, मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया होगा ना, उसमें क्या फॉर्मूला था मेरा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था ना, ये इंटू वी अपॉन ई, ये फॉर्मूला था ना, 2e, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो इसे कंफ्यूज मत होना भाई इससे। ठीक है, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अभी जल्दबाजी में इतना एजुकेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और भी पढ़िएगा इसके बाद, और कुछ भी बताना है तो मैं देखता हूँ। और कुछ है इसमें? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।